अच्छा देखो, पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू जो चैप्टर सेकंड गया है वो है कैपेसिटेंस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। पेपर में बहुत सारा पार्ट इसमें से आ सकता है, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। ठीक है, इस वीडियो में तो थ्योरी है, नेक्स्ट वाले में न्यूमेरिकल देखेंगे। देखो कैपेसिटेंस होता क्या है, प्रॉपर्टी है एक किसकी, एक डिवाइस की जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, ये डिवाइस करता क्या है, कुछ स्टोर करता है। क्या स्टोर करेगा, या तो बोल लो चार्ज को स्टोर करेगा या फिर बोल लो एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी और कभी भी जब भी एनर्जी चाहिए होगी किसी सर्किट के अंदर तो एनर्जी एकदम से प्रोवाइड कर देता है। ये इसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं, जो घरों में पंखों वगैरह में लगा होता है वही होता है कैपेसिटर, है ना। वो किस लिए लगाते हैं कि अगर पंखा चल रहा है बिना उसके कैपेसिटर के तो स्लो चलता है, और अगर कंडेंसर लगा के उसको चलाएं तो क्या होता है, वो जैसे ऑन करते हैं उसको चार्ज को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, और रेस्ट से किसी चीज़ को मूवमेंट करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होता है, तो एकदम से सारी एनर्जी जो स्टोर होती है इसके अंदर से वो फ़ैन को मिल जाती है और फ़ैन फिर रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। मेन मतलब स्पीड के लिए काम करता है। कोई भी ऐसा डिवाइस जहाँ पे एकदम से एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, कैपेसिटर को। ठीक है, तो देखो अब आ जाते हैं फार्मूला पे। इस पे सी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला होता है इसका क्यू बाय डेल्टा वी, है ना। मतलब एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, एक चार्ज वाली टर्म आ रही है और एक क्या आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये दोनों टर्म्स फार्मूला में आ रही हैं लेकिन ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता कैपेसिटेंस। ना कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करेगा ना कैपेसिटेंस वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दोनों पे इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो तुम चार्ज को इंक्रीज़ करते हो तो वोल्टेज भी उस केस में इंक्रीज़ हो जाएगी, दोनों का जो नेट इफेक्ट होएगा वो नल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब कैपेसिटेंस जो होता है फिक्स होता है फॉर वन कैपेसिटर। मतलब एक डिवाइस बना दिया हमने कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस फिक्स रहेगा, चाहे तुम चार्ज को चेंज करो चाहे वोल्टेज को चेंज करो। ठीक है, ये आंसर हमेशा सेम देगा। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है फेरेड। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम एफ से डिनोट करेंगे, और न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर म्यू एफ लिखा होता है। म्यू का मतलब 10⁻⁻⁶ फेरेड। ठीक है, मोस्टली टाइम्स ये लिखा हुआ मिलेगा। ये जो फार्मूला है ये आएगा ज़्यादातर जितने सर्किट्स हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, सी इक्वल टू क्या बाय वी वाला। फिर एक्चुअल में डिपेंड किस पे करता है कैपेसिटेंस, वो आगे आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें पढ़ेंगे कि एक्चुअल में डिपेंड किस पे करता है कैपेसिटेंस। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसके अंदर टाइप्स कैपेसिटर की। दो टाइप्स हैं, एक होता है स्फेरिकल, ठीक है, और दूसरा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिटेल में हमारा ये वाला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो पहले स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, ये मान लो ये है स्फीयर शेप में, और इसको हमने चार्ज प्रोवाइड कर दिया, इसमें चार्ज स्टोर हो गया। कितना चार्ज स्टोर हुआ है, मान लो चार्ज स्टोर हुआ है इसके अंदर क्यू, टोटल चार्ज, और इस स्फीयर की रेडियस जो है वो कितनी मान ली, आर के इक्वल। ठीक है, तो अगर वही वाला फॉर्मूला लगाएं सी इक्वल टू क्यू बाई वी वाला, तो क्या सॉल्व करके आएगा, चार्ज हमने कैपिटल क्यों माना है, वोल्टेज का फार्मूला इसकी वजह से, स्फीयर की वजह से पड़ा हुआ है, क्या होता है के क्यू बाय आर, रेडियस कैपिटल वाला, क्यू दोनों में कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, आर बाय के। और के की वैल्यू जब पुट करोगे तो कितनी आएगी, 1/4πε0। इसका भी रेसिप्रोकल करो तो आंसर आ रहा है 4πε0 आर। ये कैपेसिटेंस किसका आ रहा है, स्फेरिकल कैपेसिटर का। ठीक है, फिर यूज़ क्यों नहीं करते, स्फेरिकल कैपेसिटर बहुत कम जगह यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, जो प्रॉब्लम है इसकी,
अगर मान लो तुम्हें कैपेसिटेंस चाहिए 1 फैरेड का, ऐसा कैपेसिटर बनाना है जो इतना कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता हो, तो कैसे आएगा आंसर? सी की जगह 1 रख देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होता है? 9 × 10⁹ और रेडियस है तो यूनिट क्या होएगी? मीटर्स। यानी इतनी बड़ी रेडियस का स्फीयर बनाना पड़ेगा जो कितना प्रोवाइड करेगा? 1 फैरेड का कैपेसिटेंस। तो ये रेडियस अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? अर्थ के साइज से भी बड़ा रेडियस हो जाएगा, और इतना बड़ा कैपेसिटर तो डिज़ाइन ही नहीं कर सकते अर्थ पे, ठीक है, इसलिए यूज़ नहीं होता स्फेरिकल कैपेसिटर। दूसरा, इसका जो सरफेस है, चार्ज सारा सरफेस पे स्टोर है, तो ये क्या करता है? एनर्जी रेडिएट कर देता है, इसमें से एनर्जी इस तरह से बाहर जा सकती है, वेस्ट हो जाती है एनर्जी इसमें बहुत सारी, इसलिए हम ये यूज़ नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। हम ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो समझो क्या है, जैसे नाम है ना, प्लेट्स लगी होंगी इसमें इस तरह से पैरेलली, और प्लेट्स कैसे होंगी? एक होएगी सारी की सारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक होएगी नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। ये 2 प्लेट्स लगा दी पैरेलली, इस पे चार्ज प्लस है तो ऐसे करते हैं, इसको चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं सिग्मा से, तो इस पे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस सिग्मा, क्योंकि नेगेटिव है। और 2 प्लेट्स हैं, इनके बीच में जो गैप होगा उसको मान लो कितना है? वो डी के इक्वल। और इसके अंदर मीडियम क्या है अभी के लिए? अभी मीडियम क्या यूज़ हो रहा है इसके अंदर? एयर, ठीक है। तो देखो इसका फार्मूला क्या आता है, इसका फार्मूला का डेरिवेशन भी है, फार्मूला ये आएगा इसका E0 A/D, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे? प्लेट एरिया, ये जो भी प्लेट्स ली हैं रेक्टेंगुलर शेप, इनका जो एरिया आएगा, और डी क्या है? प्लेट सेपरेशन, जो प्लेट्स के बीच में गैप है, ये होगी प्लेट सेपरेशन, ठीक है। और E0 क्या है? E0 किसके बारे में बताएगा? मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जो बीच में मीडियम है, अगर मतलब अगर मीडियम चेंज हो गया तो कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब डेरिवेशन देख लो, इसकी डेरिवेशन कैसे होगी? देखो डेरिवेशन, पहले पहले प्लेट बना ली हमने, एक पॉजिटिव है प्लेट और एक कैसी प्लेट है? नेगेटिव प्लेट, ठीक है। और इसमें गैप हमने कितना दिखाया था? डी के इक्वल। और मीडियम अभी तो कौन सा लेके चल रहे हैं? एयर ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इस पे सिग्मा डेंसिटी होगी और इस पे माइनस सिग्मा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इस प्लेट के अंदर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, दोनों प्लेट्स के अंदर कहीं पे पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? एक प्लेट की वजह से जो फील्ड आती है वो हमने गॉस लॉ के सेकंड एप्लीकेशन में पढ़ा था, क्या आती थी? σ/2ε0, ठीक है, ये आंसर आता था उस केस में। तो इसमें देखो क्या आंसर आएगा, पहले तो डायरेक्शन बना लेते हैं, ये पॉजिटिव की फील्ड बनेगी इस तरफ अवे, और नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इसकी भी फील्ड इधर बनेगी, और दोनों का आंसर क्या आएगा? σ/2ε0। सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएंगी, तो टोटल फील्ड कितनी आएगी यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आएगी? σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, ऐड होके कितना हो जाएगा? ये σ/ε0, ठीक है। तो इनसाइड फील्ड इतनी आएगी, ये इनसाइड फील्ड हमारी क्या आ रही है? σ/ε0। अब फील्ड तो आ गई, फील्ड का काम क्या था? मेरे को मेन निकालना है कैपेसिटेंस इसका, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला तो क्या होता है? Q/Δ V। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मतलब पोटेंशियल भी आ गया एक तरह से, और चार्ज की जगह हमने चार्ज डेंसिटी ली हुई है, तो पहले Q को कन्वर्ट कर देते हैं। सिग्मा का फार्मूला क्या होता है? चार्ज बाय एरिया,
तो चार्ज का क्या हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, ये तो होगी क्या की वैल्यू। अब डेल्टा वी कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेल्टा वी भी आ जाएगा। कैसे, ये रिलेशन होता है डेल्टा वी इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, ये रिलेशन होता है माइनस सिंबल के साथ, बट अभी हम वैल्यू से डील कर रहे हैं तो डॉट और माइनस को हम इग्नोर कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आई हुई है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और आर, आर मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने गैप पे है, दो प्लेट के बीच में डिफरेंस होगा, वो गैप तो डी है, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे डी। सिग्मा की वैल्यू दोनों में कैंसिल होगी, रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर वही आ रहा है, ई नॉट ए बाय डी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया। तो इतना कैपेसिटेंस आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में। अब फर्दर केस देखो क्या आते हैं कि हम क्या करें, इस कैपेसिटर के अंदर क्या करें, हम इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें, कैपेसिटर विद फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसको हम एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें इसके अंदर और फुल्ली फिल्ड हो। कैसे, ये प्लेट पॉजिटिव वाली और ये नेगेटिव वाली, और इसके अंदर हमने क्या इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने के से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। अब देखो कैपेसिटेंस चेंज कैसे होएगा, फुल्ली फिल्ड है इसका मतलब देखो ये लेंथ कितनी होती है डी, और जो ये यूज़ करा हमने डाइलेक्ट्रिक, इसकी थिकनेस को हम बोलेंगे टी। बट इस केस में थिकनेस किसके इक्वल है, डी के इक्वल, यानी सारा स्पेस कौन ले लेगा, ये डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तभी बोल रहे हैं फुल्ली फिल्ड है। तो कैपेसिटेंस का आंसर देखो इसमें क्या आएगा, वैसे आंसर आता है ई नॉट ए बाय डी। अब ई नॉट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, ई एम। क्यों, क्योंकि अंदर एयर नहीं, अब कोई मीडियम आ गया, तो ई एम की वैल्यू कैसे निकालोगे, ई एम बाई ई नॉट का फॉर्मूला ही तो होता है के इक्वल, तो यहाँ से ई एम का आंसर क्या आएगा, के टाइम्स ऑफ ई नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसे रिप्लेस कर देंगे, तो कैपेसिटेंस का नया फार्मूला जो बनेगा डाइलेक्ट्रिक वाले केस में वो कितना आएगा, के टाइम्स ऑफ ई नॉट ए बाई डी। मतलब क्या होता है, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, और कितना इंक्रीज होता है, के टाइम्स। ठीक है, ये नया कैपेसिटेंस आ गया। नेक्स्ट केस जो आता है वो आता है ये डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक ही फिल कर रहे हैं और वो होगा पार्शियली फिल्ड। अच्छा देखो हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डेरिवेशन जो है वो कौन सी है, यही वाली। कैपेसिटर के अंदर हमने क्या कर रखा है, डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है, बट ये पार्शियली फिल्ड वाली है, ये भी पेपर में ज़्यादा आती है। कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। देखो ऑलमोस्ट सेम डेरिवेशन है जैसे वो वाली करी थी। करना क्या इसके अंदर, पैरेलल प्लेट्स बनानी है, ये पूरी पॉजिटिव प्लेट है, ये पूरी नेगेटिव प्लेट है। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक तो इंसर्ट किया है बट पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, फुल्ली फिल्ड नहीं है ये डाइलेक्ट्रिक है, कितनी थिकनेस है इसकी, टी थिकनेस। तो जो बचा हुआ स्पेस है टोटल मान लो कितना गैप है, डी। ठीक है, तो बचा हुआ स्पेस जो होगा उसमें एम्प्टी होगा, मतलब उसमें एयर प्रेजेंट होगी। बाकी में हमारे पास कौन सा मीडियम है, एयर, और टी थिकनेस के अंदर मीडियम है डाइलेक्ट्रिक। तो एयर कितने स्पेस में होगी, डी माइनस टी में, है ना, टोटल डी है उसमें से टी हो गया, तो ये कितना बचेगा, डी माइनस टी। तो कैपेसिटेंस वैसे ही निकाल लेंगे क्यू बाई वी करके, है ना, क्यू की जगह वही लिख देंगे सिग्मा इंटू एरिया जैसे पहले किया था। मेन प्रॉब्लम है वी के साथ, वी में क्या लिखेंगे, तो पहले वी फाइंड आउट करते हैं। अब देखो पोटेंशियल यहाँ पे दो तरह से क्लासीफाई होगा, एक डाइलेक्ट्रिक के लिए आएगा और एक एयर के लिए।
तो मैं लिखूँगा V फॉर डाइलेक्ट्रिक प्लस V फॉर एयर। ठीक है, क्यों अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मीडियम आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज में आती है, तो इनडायरेक्टली वोल्टेज के अंदर भी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज। अब हमने पिछले केस में वोल्टेज कैसे निकाल ली थी? हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा आर कर दो, ये फॉर्मूला यूज़ किया था। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ होगा। डेल्टा आर डिस्टेंस हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो उनसे भी बनती है। तो देखो, पहला मीडियम क्या है, डाइलेक्ट्रिक वाला, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लिखेंगे हम सिग्मा बाय, वैसे एप्सिलॉन नॉट आ रही थी, बट डाइलेक्ट्रिक में मीडियम क्या है, अलग है, तो मीडियम अलग है तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं, एक्स्ट्रा के, है ना। ई नोट की जगह ई एम लिखना होता है, और ई एम की वैल्यू कितनी होती है, के टाइम्स ऑफ ई नोट। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बस ये चेंज किया है कि सिग्मा बाय के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ठीक है, वैसे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके साथ डिस्टेंस आना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है जो डाइलेक्ट्रिक ने ले रखा है, टी थिकनेस, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया टी से। ये डाइलेक्ट्रिक वाली टर्म होगी। अब एयर वाली में भी सेम आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एयर है तो के लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही आएगा। और एयर कितने थिकनेस में है, डी माइनस टी में। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, वी की। अब इसको यूज़ कहाँ करेंगे, इस जगह। ठीक है, तो मेरा फाइनल कैपेसिटेंस आ जाएगा C इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय, ये कंप्लीट टर्म में एक तो सिग्मा कॉमन है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, बचेगा क्या, टी बाय के प्लस डी माइनस टी। ठीक है, ये बच गया, सिग्मा दोनों में क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनल फार्मूला क्या बना सी का, फाइनल फार्मूला बना, ये ई नोट ऊपर आएगा तो ई नोट ए डिवाइडेड बाय कुछ लेंथ वाला फैक्टर। देखो वैसे नॉर्मल केसेस में यहाँ पे सिर्फ डी आ जाता है, बट यहाँ पे जैसे दो मीडियम यूज़ हुए थे, तो दो मीडियम के अंदर हम क्या करते हैं, जो एयर वाला है उसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, एयर की थिकनेस डी माइनस टी है तो इसको एज इट इज़ लिख दिया, मतलब इसके डिवाइड में कुछ नहीं लिखा। और एक टी थिकनेस है, वो किसने यूज़ करी हुई है, डाइलेक्ट्रिक ने, तो इस टी के नीचे हमने उसका कांस्टेंट लिख दिया, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना है इसको। ये कौन सा केस है, पार्शियली फिल्ड वाले का। ठीक है, और एक चीज़ और याद कर लेना इसमें से, एक पॉइंट और क्या याद रखना है कि अगर तुम्हारे डाइलेक्ट्रिक के अंदर या कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक की जगह क्या इंसर्ट किया जाए, मेटल शीट। ठीक है, तो मेटल शीट के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, मेटल तो डाइलेक्ट्रिक है नहीं, तो के आना चाहिए नॉट डिफाइंड, या कह लो इन्फिनिटी आता है, ये याद रखना। ठीक है, तो मेटल शीट आती है तो वहाँ के की वैल्यू इन्फिनिटी खुद से पुट करनी है, क्वेश्चन वाला नहीं देगा। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना। अब देखो इसके बाद देखो क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक, ये डाइलेक्ट्रिक वाले कंटिन्यू होगा, और ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल आएंगे जो रिजल्ट लिखवाऊंगा उन्हीं पे बेस। ठीक है, देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन है, ये दो तरह से हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन। ठीक है, दो तरह से कैसे हो सकता है, जो फर्स्ट केस है जिसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो क्या आएगा कि बैटरी को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, सर्किट में बैटरी लगी हुई थी, उसने चार्जिंग कर दी कैपेसिटर की, बट अब बैटरी को रिमूव कर दिया, और फिर जो कैपेसिटर है कैपेसिटर के अंदर फिर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होता है, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट तब हो रहा है जब बैटरी को हम क्या कर चुके हैं,
रिमूव कर चुके हैं। ठीक है, तो इस केस में देखो 5 चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। ये 5 फैक्टर तुम्हें याद रखने हैं क्या क्या चेंज होता है। पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कैपेसिटर, इसको हम चार्ज कैसे कर रहे थे, एक बैटरी से, बट इस बैटरी को हमने क्या कर दिया, रिमूव। यहाँ ऐसा कह लो, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ था क्लोज फॉर्म में, इसको मैंने क्या कर दिया, अब ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये सर्किट ऐसा नज़र आएगा। यहाँ से सर्किट ओपन हो गया, सेल लगा हुआ है बट बैटरी रिमूव हो चुकी है अब, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट। तो देखो हुआ क्या होगा, जब ये केस चल रहा था तो वोल्टेज आई, चार्ज आया, इसमें स्टोर हो गया, बट यहाँ से अब वोल्टेज का सोर्स हमने हटा दिया। तो सबसे पहले चेंज क्या होगा इसके अंदर, जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या चेंज होगा, वोल्टेज। मैं डायरेक्टली वी फाइनल लिख रहा हूँ, वी फाइनल मतलब फाइनली वोल्टेज क्या हुई है। अब देखो अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो के टाइम्स बढ़ेगी, मतलब के से मल्टीप्लाई कर दो वो बढ़ जाएगी। और अगर कोई चीज़ घट रही होगी तो हम उसको के से डिवाइड कर देंगे। ये दो तरह से वैल्यूज चेंज होंगी। अब जैसे यहाँ देखो, बैटरी रिमूव हो गई है, बैटरी प्रोवाइड क्या कर रही थी, वोल्टेज। तो वोल्टेज मतलब अब कम होनी चाहिए, कम करनी है तो इनिशियल वोल्टेज को किससे डिवाइड कर देंगे, के से, तो ये कम हो जाएगी। और बढ़ रही होती तो के से मल्टीप्लाई करते, बट बैटरी रिमूव करने पे वोल्टेज कम होती है इसलिए के से डिवाइड कर दिया। अगर वोल्टेज डिक्रीज होती है तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम काम करती है, प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होएगी, के टाइम्स कम हो जाएगी, ये भी किससे डिवाइड हो जाएगी, के से। ठीक है, फिर आता है थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर में देखो क्या आएगा, वोल्टेज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फिर आएगा चार्ज। फाइनली चार्ज क्या होएगा, तो देखो अगर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहे हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और अगर वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो चार्ज चेंज होएगा। ठीक है, एक चेंज होएगा, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा मतलब इनिशियल के बराबर आएगा, जितना इनिशियल उतना ही फाइनल। फोर्थ केस, फोर्थ केस आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा मतलब के से क्या होगी, ये टर्म मल्टीप्लाई होगी। कैसे बढ़ रहा है, जो अपने ये वाला फार्मूला होता है क्यू बाई वी, ये लगा के देख लेना। देखो क्यू चेंज नहीं हो रहा बट वोल्टेज चेंज हुई थी, वोल्टेज किससे डिवाइड हुई थी, के से। ओके, यहाँ पे ऊपर आ गया और आंसर जो बन गया वो ये बन गया, के टाइम्स ऑफ क्यू बाई वी। तो ये के टाइम्स बढ़ जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या आएगा, लास्ट पॉइंट आएगा पोटेंशियल एनर्जी। इसको कैसे याद रखोगे, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो एनर्जी डिक्रीज होएगी, अगर चार्ज कांस्टेंट नहीं है मतलब के से टाइम्स बढ़ रहा है तो एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इसमें तो चार्ज कांस्टेंट है तो एनर्जी घटेगी। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो इनिशियल को हमने के से क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज। ये 5 फैक्टर याद रखने हैं, कोई सा भी पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और याद कैसे रखना है, वोल्टेज से स्टार्ट करना है, सारे आपस में लिंक्ड है। जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या है कि बैटरी कनेक्टेड ही रहेगी, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है, देन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। इस केस में देखो क्या होएगा, वोल्टेज किसके साथ कनेक्टेड है, या सेल किसके साथ कनेक्टेड है, कैपेसिटर के साथ, और ये कनेक्टेड ही रहेगा। तो इस केस में देखो फर्स्ट फैक्टर वोल्टेज का चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने बैटरी हटाई नहीं, तो वोल्टेज वैसे की वैसे रहेगी। और अगर वोल्टेज वैसी रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी, सेम रहती है, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर आएगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। थर्ड फैक्टर आया चार्ज का। तो देखो वोल्टेज जब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो चार्ज चेंज होएगा, दोनों में से एक चेंज होता है, और चार्ज बढ़ता है, कम नहीं होगा ये। ठीक है, तो इनिशियल चार्ज का क्या आएगा, ये के टाइम्स। फोर्थ फैक्टर, फोर्थ फैक्टर कैपेसिटेंस था। कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है, दोनों केस में कैपेसिटेंस को क्या है, बढ़ना है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है। ठीक है, इसका भी रीज़न देख लो, वही क्यू बाई वी लगाया होगा फार्मूला, इस बार वी कांस्टेंट है तो क्यू क्या हो गया, के टाइम्स, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो गया, के टाइम्स इंक्रीज। लास्ट फैक्टर जो आता है वो आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर चार्ज के टाइम्स हुआ है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, के टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला से चेक कर सकते हैं कि ये फैक्टर लगाएंगे
तो बढ़ती हुई नज़र आएगी, ठीक है। बट अभी रिजल्ट याद रख लो क्योंकि पूछेगा कोई नहीं इसको, सिर्फ रिजल्ट काम आएंगे अभी, ठीक है। ये टॉपिक समझ आया, बड़ा इंपॉर्टेंट था, न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। तो इसके बाद देखो, इसके बाद आता है कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर में। उसका भी कोई डेरिवेशन नहीं है, उसका भी सिर्फ फार्मूला है, ठीक है। वो याद रखना। टॉपिक का नाम क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। पहले था इसका डेरिवेशन बट अभी नहीं है सिलेबस में, मतलब पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है। तो करना ही क्यों है, सिर्फ फार्मूला याद रख लो, न्यूमेरिकल आएगा इस पर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर जो होती है, स्टोर करने वाली एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो पोटेंशियल होती है, यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और वैल्यू क्या होती है, फार्मूला होता है इसका हाफ सी वी स्केयर, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट इस फार्मूला से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 2 फार्मूले इसके और भी हैं, अब वो याद रखो या ना रखो उससे वो तुम्हारी मर्जी है, बट ये वाला याद रखना पड़ेगा, हाफ सी वी स्केयर। एक होता है क्यू स्केयर बाय 2c। ये कहाँ से आएगा, वही कैपेसिटेंस की जगह क्यू बाई वी फार्मूला लगा दो, ये बन जाएगा, और दोनों को चेंज कर दो सी और वी को, तो एक और फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। वो कौन सा बनेगा, हाफ क्यू वी, ठीक है। ये फार्मूलाज भी हैं, तो ओवरऑल 3 फार्मूले हैं, वो सी और वी की टर्म्स में, ये क्यू और सी की टर्म्स में, और ये क्यू और वी की टर्म्स में, ठीक है। बट ज़्यादातर यूज़ तुम्हारा ये वाला होगा, ठीक है। ये हो गया एनर्जी वाला टॉपिक। इसके बाद जो लास्ट आता है थियोरेटिकली, वो आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे रजिस्टर होते थे सीरीज और पैरेलल में अरेंज कर दिए, ये 2 कॉम्बिनेशन बनते थे, ऐसे ही यहाँ पे बनते हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटर जो लगे होंगे वो एक ही लाइन में लगे होंगे, ठीक है। वैसे एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। देखो इसमें हमेशा एक कॉमन प्लेट रहेगी, ये प्लेट दोनों में आपस में कॉमन है, ये प्लेट कॉमन है, ठीक है। तो ये चीज़ जिसमें एक कॉमन प्लेट हो उसको हम बोलते हैं सीरीज सर्किट, और जिसमें 2 कॉमन प्लेट हो उसको बोलते हैं पैरेलल सर्किट, ठीक है। इसको हटा देते हैं। देखो ये 3 कैपेसिटर बना दिए, वैसे 2 से ही बना सकते हो, एक को मान लो C1 C2 और C3। तो हमने करना क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट ढूंढना होता है। इक्विवेलेंट क्या चीज़ होती है कि 3 कैपेसिटर की बजाय अगर हम एक ही कैपेसिटर से काम चला ले और जो सेम वैल्यू निकाल के दे उसको हम बोल दें कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सी इक्विवेलेंट मेरे को निकालना होता है, होगा कि यहाँ पे ये वोल्टेज भी होगी, यहाँ से चार्ज निकलेगा, यहाँ चार्ज जाएगा, और इसी लाइन से होते हुए वापस भी आ जाएगा। जितना चार्ज बाहर निकालोगे सेल से उतना सेल को वापस भी करना होता है। तो एक ही पाथ है इसमें जिसमें से सेल निकल के जाएगा, मतलब तीनों कैपेसिटर को जो चार्ज मिलेगा वो मिलेगा सेम। तो सीरीज़ में पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज सेम रहता है। अगर चार्ज सेम है तो क्या डिवाइड होएगा, वोल्टेज डिवाइड होएगी, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड होएगी मतलब डिफरेंट आएगी। जैसे सीरीज़ में उसमें करंट बोलते थे हम, करंट सेम रहता है, वोल्टेज चेंज होती है, इसमें हम करंट की जगह चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चार्ज निकला इसमें से और इसको चार्ज कर दिया सी इक्विवेलेंट को। अब हमें देखना है सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा। तो इसमें देखो ओवरऑल डिवाइड क्या हुआ है, डिवाइड हुई है वोल्टेज, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसको वोल्टेज मिली है V1, सेकंड वाले को मिली है V2, और थर्ड वाले को मिली है वोल्टेज V3, और तीनों वोल्टेज ऐड करोगे तो V के इक्वल होंगी। मैं ये लिख देता हूँ कि V जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, 3, V1 V2 और V3 में। अब अगर चेक करें ये फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू बाई वी, यहाँ से V का फार्मूला क्या होगा, क्यू बाई सी। ये टोटल वोल्टेज है तो टोटल चार्ज वो क्यू ही है, और टोटल कैपेसिटेंस उसको मैं बोल रहा हूँ सी इक्विवेलेंट। वोल्टेज की जगह ये आ जाएगा, ऐसे V1 की जगह क्या आएगा, Q1 बाई C1, V2 की जगह
Q2/C2 और V3 की जगह क्या आना चाहिए Q3/C3। बट ये जो Q1, Q2 और Q3 है ये चार्ज तो सेम है, सबको चार्ज क्या मिले हैं सेम, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इन सब की जगह हम क्या लिखेंगे, ये सारे के सारे किसके इक्वल हैं, Q के इक्वल है। इन सब की वैल्यू कितनी है Q के इक्वल। तो सब में से कॉमन आएगा और इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये सारी टर्म आपस में कॉमन आके कैंसिल। तो जो फॉर्मूला बना मेरा वो बना 1/C इक्वलेंट किसके इक्वल आएगा, 1/C1, 1/C2 और 1/C3 के। और भी कैपेसिटर होते हैं तो ऐसे ऐड अप होते रहते हैं। रजिस्टर में यही फॉर्मूला पैरेलल का होता है, तो मतलब इंटरचेंज हो गया, वहाँ का पैरेलल वाला फॉर्मूला इधर सीरीज़ का फॉर्मूला बनेगा। और ऐसे ही शॉर्टकट फार्मूला भी हैं दो इसके जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर हैं तुम्हारे पास क्वेश्चन में, या अगर ज़्यादा भी हैं और 2-2 करके सॉल्व कर रहे हो उनको, तो उस केस में ये फॉर्मूला बेटर होता है और यही लगाना चाहिए। सी इक्विवेलेंट कितना होता है उस केस में, 2 के लिए ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों कैपेसिटर की वैल्यू को, और नीचे दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शॉर्टकट फॉर्मूला 2 कैपेसिटर जब गिवन हो, 2 से ज़्यादा में नहीं लगेगा ये। एक शॉर्टकट और कौन सा है कि अगर तुम्हें n नंबर ऑफ कैपेसिटर दिए हो, क्या दिया हो n नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो उस केस में क्या करोगे, चेक करो कि सब सेम वैल्यू क्या है या नहीं है। ठीक है, अगर सारे सेम वैल्यू के कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, सी सबकी वैल्यू सी के इक्वल है, और कितने नंबर लगे हुए हैं, वो कितनी बार लगे हुए हैं n टाइम्स, तो उस केस में सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, उस केस में सी इक्विवेलेंट आएगा, कोई सी भी एक की वैल्यू लिख लो, मान लो सी है, सबकी वैल्यू तो सी लिख ली, और कितने नंबर है n टाइम्स बार रिपीट हुई है, तो n से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली ये लगा सकते हैं, ये सीरीज वाला है। ऐसे ही क्या आ सकता है, ऐसे ही सर्किट पैरेलल वाला भी है। ठीक है, अब पैरेलल वाले में मतलब रेजिस्टर का कौन सा यूज़ होगा, सीरीज़ का। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट नज़र कैसे आएगा, जिसमें 2 प्लेट्स कॉमन हो। कैसे, ये मान लो ये फर्स्ट कैपेसिटर हो गया, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक और कैपेसिटर से, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव। देखो इसका पॉजिटिव इस पॉइंट पे आ रहा है, ऊपर वाले का पॉजिटिव वो BC पॉइंट पे आ रहा है, तो मतलब पॉजिटिव प्लेट क्या होगी इसकी कॉमन, ऐसे ही नेगेटिव प्लेट भी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे कॉमन आएगी। ऐसे जितने भी कैपेसिटर लगाओगे यहाँ पे, उन सब की प्लेट क्या आएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कॉमन आएगी और नेगेटिव नेगेटिव के साथ, मतलब 2 प्लेट्स कॉमन आएंगी। अब इसमें देखो वोल्टेज वही V, और यहाँ से चार्ज निकला मान लो Q, चार्ज यहाँ तक आया। अब तीनों ब्रांच इसको दिखी चार्ज को, जैसे करंट डिवाइड होता था यहाँ पे चार्ज डिवाइड होगा Q1, Q2 और Q3 में। ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 है और ये C3। ठीक है, और तीनों यहाँ पे वापस आके चार्ज ज्वाइन हो जाएंगे और वापस कितना मिल जाएगा बैटरी को चार्ज Q। जितना चार्ज बाहर जाएगा उतना चार्ज उसमें वापस भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो मेन चीज़ डिवाइड क्या हुई है, चार्ज। टोटल चार्ज क्या हुआ है, वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट में, Q1, Q2 और Q3 में। तो जैसे हमने एक फार्मूला लगाया था अभी, C = Q/V होता है, तो Q का फार्मूला क्या बनेगा, C × V। ये टोटल चार्ज है तो टोटल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट होता है, टोटल वोल्टेज V गिवन है, इक्वल्स टू क्या आएगा, Q1 के लिए हम लिखेंगे C1 V। ठीक है, V अब सब में क्या मिलेगा, सबको वोल्टेज देखो सेम मिलेगी, क्यों, ये पॉजिटिव वाला इस पॉइंट पे आ रहा है और नेगेटिव वाली वोल्टेज इस पॉइंट पे आ रही है, तो सबको वोल्टेज जो मिलेगी वो इतनी ही मिलेगी, V वोल्टेज। ठीक है, सबको वोल्टेज कितनी मिलेगी, V के इक्वल। तो मैं सब में क्या लिखूंगा, C1V, दूसरे में आएगा C2V और तीसरे में आ जाएगा C3V। सब में देखो V कॉमन है, इधर भी V कॉमन है, तो क्या होएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फार्मूला जो मेरा आएगा सी इक्विवेलेंट का, वो पैरेलल में सीरीज जैसा फार्मूला आएगा। ठीक है, जो रेजिस्टर वाला सीरीज होता है वो यहाँ का पैरेलल है, सिंपल एडिशन हो जाएगी। और इसमें 2 कंक्लूजन क्या आए हैं,
वोल्टेज क्या रहती है इसमें, सेम, तो डिवाइड क्या होता है, चार्ज इसमें क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसमें चार्ज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये लास्ट टॉपिक था थियोरेटिकली। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं न्यूमेरिकल्स में बनाते हैं प्रीवियस ईयर।